नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए पेपर 1 का यूनिट नंबर 9 जो कि है लोग, विकास और पर्यावरण, इसके हम लोग 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी को पता होगा कि जो इसका एग्जामिनेशन होगा वह 29 मार्च को लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि झार शिक्षा के द्वारा पेपर 1 का मॉक टेस्ट, पेपर 2 का मॉक टेस्ट, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट और पेपर 1 का बुकलेट जो है वह मिल रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है। पेपर 1 का जो है ये आपको मॉक टेस्ट, जिसमें 10 मॉक टेस्ट है, ये आपका मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है। वहीं पेपर 2 जो है ये आपका मात्र 149 का भी आपको मिल रहा है। पेपर 2 का जो कंप्लीट बुकलेट है, जिसमें आपको 20 बुकलेट मिलेंगे, टोटल 15,000 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, ये आपको मात्र अभी 399 पे मिल रहा है। वहीं पेपर 1 जो है ये मात्र आपको 249 पे आपको मिल रहा है। अगर आप लोग पेपर 1 का कंप्लीट बुकलेट लेते हैं, यदि पेपर 1 ले रहे हैं, तो उसके साथ जो पेपर 1 का ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिसका कोई भी अलग से चार्जेज नहीं है। वहीं अगर पेपर 2 का अगर आप लोग लेते हैं ये बुकलेट, तो इसके साथ आपको ये जो है पेपर 2 का मॉक टेस्ट ये आपको 149 का ये आपको इसके साथ मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से और देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आवर कॉमन फ्यूचर जो है वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसने सबसे पहले सतत विकास को परिभाषित किया। किसने? तो हमारा साझा भविष्य जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, इसने ही सबसे पहले सतत विकास को परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य यानी कि एमडीजीज की कुल संख्या और समय सीमा क्या थी? तो इसकी कुल संख्या जो थी वह 8 थी और इसकी समय सीमा 2000 से 2015 थी। कब? तो 2000 से 2015 तक थी। किसकी? तो एमडीजीज की। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 के एजेंडा में कुल कितने लक्ष्य और उपलक्ष्य शामिल है? तो कुल इसमें 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एसडीजी का संख्या 4 विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो एसडीजी का संख्या जो 4 है यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह समाप्त करना किस एसडीजी का प्राथमिक उद्देश्य है? तो यह एसडीजी 1 का प्राथमिक उद्देश्य है, जो कि है शून्य गरीबी यानी कि जीरो पॉवर्टी। अगला प्रश्न है, रियो +20 सम्मेलन 2012 का मुख्य परिणाम क्या था? तो रियो +20 सम्मेलन जो 2012 में हुआ था, उसका मुख्य परिणाम था द फ्यूचर वी वांट, दस्तावेज और एसडीजी की नींव। क्या था? द फ्यूचर वी वांट, दस्तावेज और एसडीजी की नींव। अगला प्रश्न है, एमडीजी के तहत लक्ष्य 7 क्या सुनिश्चित करने के लिए था? तो एमडीजी का लक्ष्य जो 7 था वो था पर्यावरणीय स्थिरता, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी था। अगला प्रश्न है, भारत के नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स किस आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है? तो यह 17 एसडीजीज पर उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन से माने जाते हैं? इसके 3 मुख्य स्तंभ जो हैं कौन से माने जाते हैं? तो आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण, ये 3 जो हैं ये मुख्य स्तंभ माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया? तो 2015 में से अपने कब? तो 2015 में। अगला प्रश्न है, SDGs 7 का उद्देश्य किस प्रकार की ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच जो है वह सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर किस SDG लक्ष्य के अंतर्गत आता है? तो लाइफ बिलो वाटर जो है यह SDG 14 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मिलेनियम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था जहां MDG को अपनाया गया? यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, SDG 5 का मुख्य फोकस क्या है? तो SDG 5 का मुख्य फोकस है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं या लड़कियों का सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना किस लक्ष्य का विवरण है? तो SDG 12 का यह विवरण है। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 2, मानव और पर्यावरण संपर्क यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। इसमें पहला प्रश्न है, एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों का क्या अर्थ है? दैट इसका अर्थ है मानव जनित क्रियाकलाप जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अगला प्रश्न है, जलाशयों में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण शैवाल का तेजी से बढ़ना क्या कहलाता है? जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसको सुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर विषाक्त पदार्थों जैसे DDT की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो DDT में सांद्रता की वृद्धि को जैव आवर्धन दैट मीन्स बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? तो बड़े बांधों के निर्माण से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? तो वनस्पतियों और जीवों का विनाश तथा स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। क्या होता है? तो वनस्पतियों और जीवों का विनाश तथा स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का क्या मुख्य कारण है? तो अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो कंक्रीट संरचनाएं, डामर की सड़कें और वनस्पति की कमी। क्या है? तो कंक्रीट की संरचनाएं, डामर की सड़कें और वनस्पति की कमी। अगला प्रश्न है, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूजल में किस प्रदूषक की वृद्धि होती है? तो किस प्रदूषक की वृद्धि होती है? यह नाइट्रेट की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, स्लैश एंड बर्न कृषि को भारत के उत्तर पूर्व में किस नाम से जाना जाता है जो वनों की कटाई के कारण है? तो इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है यानी कि झूम कल्टीवेशन के नाम से। अगला प्रश्न है, खनन गतिविधियों के कारण नदियों में कौन सा भारी धातु प्रदूषण आम है? तो पारा और आर्सेनिक जो है भारी धातु प्रदूषण आम है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों द्वारा ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण कौन सा रसायन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, नदियों पर बांध बनाने से नदी की पारिस्थितिकी तंत्र में लोटिक यानी बहता जल प्रणाली किसमें बदल जाती है? यह लैंटिक में बदल जाती है। दैट मीन्स स्थिर जल प्रणाली में बदल जाती है। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 3, पर्यावरणीय मुद्दे जिसमें प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है? जिसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है जिसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
ओजोन, NH3 और लेड को शामिल किया जाता है। कितने? तो टोटल 8 प्रदूषकों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय शोर की सीमा क्या है? तो आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय जो शोर की सीमा है वह 55 dB है। क्या है? तो 55 dB है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? मानव निर्मित नहीं बल्कि कुल प्रभाव में बताना है। तो क्या है? तो जलवाष्प जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है, लेकिन मुख्य मानव जनित में कौन है? तो CO2 है। अगला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मोग मुख्य रूप से किनके बीच प्रतिक्रिया से बनता है? तो फोटोकेमिकल स्मोग जो है वो मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx और वाष्पशील कार्बन यौगिक की प्रतिक्रिया से बनता है। अगला प्रश्न है भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर कौन सा है? तो मुंबई जो है वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किन 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैस माना गया था? तो किसको किसको ग्रीन हाउस गैस माना गया था? पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HFCs, PFCs और SF6 को ग्रीन हाउस गैस माना गया था। अगला प्रश्न है इटाई इटाई रोग किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग जो है यह कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किस प्रदूषक से संबंधित है? तो मिनी माता रोग जो है यह पारा से संबंधित है, विशेष रूप से मिथाइल मरकरी से। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीलेपन दैट मीन्स एलोइंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो है वह जिम्मेदार है और इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है जो कि ताजमहल के पीलेपन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है ब्लैक लंग डिजीज मुख्य रूप से किन श्रमिकों में पाई जाती है? तो ब्लैक लंग डिजीज जो है यह मुख्य रूप से कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों में पाई जाती है। किसमें? तो कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कणिकीय पदार्थ दैट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों है? क्योंकि वे फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से एल्वियोली में प्रवेश कर रक्त प्रवाह में मिल सकते हैं, इसलिए पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 जो है वह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। अगला प्रश्न है बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो भस्मीकरण जो है यह सबसे अधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? यह पश्चिम बंगाल और गंगा के मैदानी इलाके में यह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस क्षेत्र के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है? यह अंटार्कटिका में स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर IPCC की स्थापना किन 2 संगठनों ने की थी? तो WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। किसकी? तो जलवायु परिवर्तन पर IPCC की स्थापना। अगला प्रश्न है पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स को अक्सर किस
प्रकार का प्रदूषक माना जाता है? तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स को किस प्रकार का प्रदूषक माना जाता है? तो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक माना जाता है, यानी कि पॉप्स इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में बैड ओजोन पाई जाती है जो एक प्रदूषक है? तो बैड ओजोन जो है यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश मुख्य रूप से किस उद्योग से उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश जो है यह मुख्य रूप से किस उद्योग से उत्पन्न होता है? तो यह थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयला आधारित उद्योग से यह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारत में BS6 मानक किससे संबंधित है? तो BS6 जो है यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन यानी कि व्हीकुलर इमिशन से संबंधित है। किससे? तो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन और प्राकृतिक खतरे से। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य रखा है अद्यतन NDC के अनुसार? तो 50% जो है ये संचयी विद्युत शक्ति का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा जियो थर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए भारत में मणिकरण यानी हिमाचल और पूगा घाटी लद्दाख क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ गर्म पानी के झरने यानी कि हॉट स्प्रिंग्स और भूतापीय क्षमता मौजूद है, इसलिए ये दोनों जो हैं यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बायोमास को जलाने पर उसे कार्बन न्यूट्रल क्यों माना जाता है? तो उसे कार्बन न्यूट्रल क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जलने पर उतना ही CO2 छोड़ता है जितना उसने अपने विकास के दौरान अवशोषित किया था। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टिक सेल यानी कि सोलर PV किस अर्धचालक सामग्री से बने होते हैं? ये सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? यह समुद्र की सतह के गर्म पानी और गहरे के ठंडे पानी के तापमान के अंतर पर कार्य करते हैं, यानी समुद्र की सतह के गर्म पानी और गहराई के ठंडे पानी के तापमान के अंतर पर यह कार्य करते हैं। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु और गुजरात जो है वह अग्रणीय है। याद रखना है कि इसका जो डेटा है अक्सर बदलते रहता है, लेकिन वर्तमान में भी जो गुजरात है वह शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला थोरियम भारत के किस तटीय रेत में बहुतायत में पाया जाता है? तो थोरियम जो है ये केरल की मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो भूकंप की सरफेस तरंगें यानी कि S वेव्स जो होती है वह सर्वाधिक विनाशकारी होती है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल क्या मापता है? तो रिक्टर स्केल भूकंप का परिमाण या ऊर्जा को मापता है। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? सुनामी भाषा जो है यह जापानी भाषा तसु से लिया गया है। दैट मीन्स तसु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर, यानी कि बंदरगाह पर लहर को ही क्या कहते हैं? तो उसे सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? यह 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर मिशन नेशनल सोलर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे 2010 में शुरू किया गया था। छोटे पनबिजली संयंत्रों स्मॉल हाइड्रो
की क्षमता सीमा भारत में कितनी मानी जाती है? यह 25 मेगावाट तक मानी जाती है। गैसीकरण तकनीक द्वारा बायोमास को किस गैस में बदला जाता है? जिसे सिनगैस में बदला जाता है। CO और H2 का मिश्रण क्या होता है? वह सिनगैस होता है। अब हम देखते हैं पर्यावरण अधिनियम, प्रोटोकॉल और सम्मेलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1986 में यह लागू किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद। कब? तो 1984 के बाद इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना यानी जलवायु परिवर्तन से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल के प्रथम प्रतिबद्धता अवधि की समय सीमा क्या थी? तो 2008 से 2012 थी। अगला प्रश्न है पेरिस समझौता 2015 का मुख्य तापमान लक्ष्य क्या है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना और 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास करना। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नागोया प्रोटोकॉल जो है ये आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण यानी कि जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस विषय से है? तो इसका विषय है जैव सुरक्षा यानी कि बायो सेफ्टी, LOMS के सुरक्षित हस्तांतरण से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत कितने मिशन शामिल हैं? जिसके तहत 8 मिशन शामिल है। कितने? तो 8 मिशन जो हैं शामिल हैं। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है? जिसका संबंध आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के संबंध से है। और जो रामसर शहर है ये कहाँ है? ये ईरान का एक शहर है। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? यह 1972 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है बेसल कन्वेंशन किन पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित है? तो खतरनाक कचरे का सीमा पार संचलन और निपटान से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम 1972 को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टॉकहोम 1972 को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत भी माना जाता है। कौन? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1992 को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 किस सम्मेलन का दस्तावेज है? यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का दस्तावेज है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से की थी? तो भारत और फ्रांस ने COP21 पेरिस में संयुक्त रूप से की थी। अगला प्रश्न है NAPCC के तहत राष्ट्रीय स्कूल मिशन का लक्ष्य क्या है? तो जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करना। अगला प्रश्न है किगाली संशोधन किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है और इसका लक्ष्य क्या है? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा है और इसका लक्ष्य है HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC कब लागू हुआ? यह 1994 यानी कि 1994 में यह लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न है साइट्स कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? तो साइट्स कन्वेंशन का उद्देश्य है लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। क्या करना? तो लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। अब हम देखते हैं विविध एवं उन्नत और इसके साथ हम लोग PQ वाइज आधारित क्वेश्चन भी इसके साथ हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है किस पर्यावरण आंदोलन का नारा
पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी था। यह चिपको आंदोलन का नारा था। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? यह 1921 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम यानी वाटर सेस एक्ट कब लागू हुआ? यह 1977 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई? तो यह तिवारी समिति की सिफारिश पर 1980 में की गई। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल से यह उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है यह मुप्पंडल तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तो मुप्पंडल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित भवन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम भारत में कौन सा है? तो हरित भवन रेटिंग सिस्टम जो है भारत में कौन सा है? तो यह गृह है, यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट और लीड है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषक को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो साइलेंट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि यह गंधहीन और रंगहीन है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्यतः कितना होता है? यह 5.6 से कम होता है। कितना? तो 5.6 से कम होता है। कौन सा भारतीय राज्य पूरी तरह जैविक खेती वाला पहला राज्य बना? तो सिक्किम जो है पूरी तरह जैविक खेती वाला पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो आधार वर्ष 2017 को रखा गया है। अगला प्रश्न है, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां का सिद्धांत किस कन्वेंशन का मुख्य हिस्सा है? तो UNFCCC रियो समिट का हिस्सा है। किसका? तो UNFCCC रियो समिट। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में किस कन्वेंशन के अनुपालन में बनाया गया? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन के संबंध में बनाया गया। अगला प्रश्न है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पेन क्या है? तो यह एक द्वितीयक वायु प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो स्मोग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण में फाइटो रेमेडिएशन क्या है? तो फाइटो रेमेडिएशन क्या है? तो पौधों का उपयोग करके मिट्टी से प्रदूषकों को हटाना। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जो किस विटामिन की कमी को पूरा करती है? यह विटामिन ए की कमी को पूरा करती है। अगला प्रश्न है, भारत ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आंदोलन का प्रस्ताव किस कोप में रखा? तो COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था उसमें रखा। बॉन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो बॉन कन्वेंशन का संबंध प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, कोयले के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन की सांद्रता की मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट जो है वो ओजोन की सांद्रता मापने की यूनिट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। आप जो भी स्टडी ग्रुप जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में जुड़े हैं उस पर आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल पे जुड़ते हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से 100% हम बोल रहे हैं कि आपको मदद मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको पास करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।